हमारी संस्कृति में जो भी रिसर्च या डेवलपमेंट हुए थे प्राचीन समय में, तो आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं या साइंटिस्ट के सपोर्टर हैं, उनका कहना है कि ये सब आपकी बात का क्या भरोसा है कि कोई रिसर्च होता था कि नहीं होता था कोई डेवलपमेंट होता था कि बस केवल कहानी है, क्योंकि आप कोई प्रूफ नहीं देते। आज के वैज्ञानिकों का कहना है कि आज कभी कोई रिसर्च होता है या कोई डेवलपमेंट होता है तो उसका प्रूफ है, जैसे कि एक लैब है, हाँ बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, मतलब एक प्रयोगशाला में प्रयोग कर करके तभी जा कर के कोई रिसर्च या डेवलपमेंट होता है। लेकिन आप हमारे संस्कृति के बारे में उनका कहना है कि आपका तो कोई लैब का अवशेष नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि आज के जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारे पास कोई लैब नहीं है या लैब का कोई प्रूफ नहीं है, एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल का हमारा सोच था हमारे ऋषि मुनियों का, क्योंकि देखिए हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो एक्चुअल में ऋषि मुनि थे, और आज के जो आधुनिक विचारधारा के लोग हैं उनका कहना है ऋषि मुनि मतलब पूजा पाठ करने वाले। तो इतना ना सोच में अंतर है कि विश्वास ही नहीं होता है आज के लोगों को। अब गंभीरता से उनको बताया भी जाता है तो उस लेवल पे वो सोच ही नहीं पाते हैं। अब उसका क्या कारण है वो मैं आज इसी बात पे आज डिस्कस करूँगा। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हर डेवलपमेंट का जो पद्धति था उसको कहा जाता था चिंतन पद्धति, ठीक है। जैसा कि हिस्ट्री में हम लोगों ने जाना है, सारे लोग जानते हैं इस बात को, कि जब कृषि का, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो क्यों हुआ था एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मानव इतिहास में? इसीलिए हुआ था कि उससे पहले सारे लोग केवल खाने का व्यवस्था करने में ही पूरा दिन गुजार देते थे। जानवर वाला हालत था। अब सुबह से शाम तक खाने का व्यवस्था करो, शाम में खाओ, ठा के सो जाओ, फिर अगले दिन वही प्रक्रिया जो आज चिड़िया या बाकी जीव जंतु किया करते हैं। तो ऐसा ही मानव था पहले, मजबूरी था, जो स्थिति था। लेकिन जब इंसान में बौद्धिक विकास हुआ ऑटोमेटिक, जिसको कि जेनेटिक चेंजेस कहा जाता है, ठीक है ना, तो उस बौद्धिक विकास में मानव को ऐसा लगा कि ऐसे अगर करेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है, बस खाने का व्यवस्था करो और उसके बाद फिर बेहोश हो जाओ। तो अब खाना को स्टॉक करना है, तो खाना को स्टॉक करना है, इसके लिए कृषि, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई कि खाना, अनाज स्टॉक में रहेगा तो फिर उसको आराम से हम लोग खा पाएंगे, ठीक है। अब है कि जब खाना स्टॉक में रहने, अनाज को स्टॉक में रखने का सिस्टम शुरू हुआ, तो फिर भी जीवन भर तो वो खाना चलेगा नहीं, तो कुछ वर्ग हो गए, यानी कि थोड़ा रेस्ट मिल गया। तो एक वर्ग का डेवलपमेंट हुआ जिसको आप किसान कह सकते हैं। तो उनका काम हो गया कि भाई उनको समय समय पे जो अनाजों का स्टॉक है वो जब कमने लगेगा तो फिर खेती करके, उपज करके और उस स्टॉक को भरेंगे, और उसी में आपको फसल का चक्र का जो एक तरह से विकास हो गया, ठीक है ना। आज जो हम लोग कहते हैं गेहूँ इस समय में होता है, चावल इस समय में होता है, तो वो उस समय के लोगों ने देख लिया, मौसम का जो हिसाब किताब था उसमें उन्होंने देख लिया कि भाई चावल कब उगाना है, गेहूँ कब उगाना है, तो एक सिस्टम बन गया। तो सिस्टम बन गया तो भाई उसको चलाने के लिए तो कोई होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे किसान वर्ग पैदा हो गए। तो फिर क्या हुआ कि उन्हीं में जो किसान थे जो व्यवस्था कर रहे थे अनाजों का, तो सारे अब किसान नहीं रहे, क्योंकि उसमें सबकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको, हालांकि वो व्यवस्था चला रहे थे, कुछ वर्गों को कहा गया भाई तुमको देश चलाना है, समाज चलाना है, तो एक व्यवस्थापक वर्ग बना। तो वो वर्ग जो था ना, वो किसान यानी खेती बाड़ी नहीं करता था, ठीक है ना, उनको छूट दिया गया कि भाई आपको खेती बाड़ी नहीं करना है।
क्योंकि अगर वो भी खेती बाड़ी में लग जाएंगे तो फिर व्यवस्था में कैसे ध्यान देंगे, ठीक है ना, मैनेजमेंट कैसे करेंगे देश का, समाज का। तो वो वर्ग एक बना जो कि कृषि से, यानी कि दिन भर का जो वो खाने पीने का व्यवस्था करने वाला जो प्रक्रिया था उससे थोड़ा हट गए। अब हट गए तो उसी वर्ग में एक डेवलपर वर्ग भी विकसित हुआ। डेवलपर वर्ग का मतलब है कि वो प्रैक्टिकली कोई काम तो करेगा नहीं व्यवस्था में ही, लेकिन अलग अलग योजनाएं बनाएगा, अलग अलग भविष्य की कल्पनाएं करेगा कि कैसे क्या करना है। तो एक वर्ग बन गया जो कि चिंतन करता था। वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता था, चिंतन करता था। तो जिसको कि आज की भाषा में थॉट एक्सपेरिमेंट का शब्द आपने सुना होगा, वो चल रहा है आजकल। तो वो जो थॉट एक्सपेरिमेंट वाले सोच वाले वर्ग पैदा हुए, और कोई जानबूझ के नहीं हुए, परिस्थिति के अनुसार बने। तो वही जो थॉट एक्सपेरिमेंट वाले लोग थे, उनका काम था कि वो चिंतन करेंगे, जो भी देश समाज की व्यवस्था है उसको अलग अलग आदेश देंगे, हाँ, अलग अलग रास्ते बताएंगे, जीने की पद्धति बताएंगे, ठीक है ना। तो वही जो वर्ग था ना, तो उसी वर्ग में अब जो गहन चिंतन करने लगा वर्ग, ठीक है ना, इस टाइप के जो वर्ग थे जो चिंतन करते थे वो गहन चिंतन करने लगा। यानी बहुत सारे गूढ़ विषय, कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट था उस पर चिंतन करके और उसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकालने लगे, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो आविष्कार वगैरह की बात है वो सब भी उसी प्रक्रिया में आया। तो सब पहला काम क्या था कि वो लोग चिंतन करते थे, थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे, और उसके बाद एक प्रक्रिया सोच करके और उसको फाइनली जो है एक फॉर्मेट तैयार करके कि भाई ऐसे ऐसे किया जाएगा, यानी इस तरह का प्रक्रिया होगा तो ऐसा कोई डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कोई आविष्कार हो सकता है, ठीक है। और वो किया जाने लगा। तो वो जो वर्ग था जिसको आप ऋषि मुनि भी कह सकते हैं, या हमारी संस्कृति में जो ब्राह्मण लोग थे लगभग वही थे, ठीक है ना, जिनका काम था बस चिंतन करना है, रिसर्च करना है दिमाग में, जिसको भी थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो वो होने लगा और इतना पावरफुल था वो प्रक्रिया। एक तरह से कहा जाए तो जैसे कि मैं जावा का टीचर हूँ, मैं जावा पढ़ाता हूँ, तो जावा में है कि एक है कोर जावा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आगे होता है। तो हर चीज़ का एक कोर होता है। तो कोर यानी कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है ना वो पूरा ऊपर तक उसका प्रभाव रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो ये लोग चिंतन करते थे, इनकी जो प्रक्रिया थी थॉट एक्सपेरिमेंट की, वो एक तरह का कोर था। और अभी के जो साइंटिस्ट हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो चिंतन तो कर ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोर से उनको तो भेंट नहीं है। अब अभी तो संसाधन है ना, आपके पास बहुत सारे केमिकल हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो सब ले लिए साधन, और उस साधन में बैठ करके आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस कोर में आप नहीं पहुँचे हैं, ठीक है ना, पहुँचेंगे भी नहीं, क्योंकि उस तरह का न समय है ना ही आपका सोच है। तो हमारे ऋषि मुनि जो थे, यानी हमारे जो चिंतक वर्ग थे, डेवलपर थे, रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, तो उन लोगों ने क्या किया, जो प्रयोग करते थे, तो वो उनका प्रयोग जो होता था ना उसके शरीर के अंदर होता था। अब अंदर में एक्सप्लेन तो अभी मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं कर सकता, किसी के पास ये डाटा भी नहीं है कि अंदर में कहाँ करते थे वो, दिमाग में करते थे कि मस्तिष्क में करते थे कि मन में करते थे कि आत्मा में करते थे, मतलब अंदर करते थे, ठीक है ना। और इसका मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा था। तो समझ लीजिए अंदर जो रिसर्च हो रहा होगा, या अभी भी आप बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मन मन सोचते रहते हैं, और सोचने के बाद कोई रास्ता आपको निकलता है, अब बाद में उसको फिजिकली एक्टिविटीज़ कर करके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देते हैं। तो वो जो अंदर जो आप सोच रहे थे वो क्या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ था, जैसे कि कोई केमिकल का रिएक्शन करा रहे थे कि कोई इक्विपमेंट को आप इधर से उधर कर रहे थे, ये तो थोड़ा अव्यवहारिक लग रहा है। तो हमारे ख्याल से मेरा मानना है कि अंदर जो हो रहा होगा रिसर्च या चिंतन, जो अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो वो जो था ना वो एक तरह से वर्चुअल था, ठीक है। वर्चुअल था का मतलब है कि वो एनर्जी फॉर्मेट में था, ठीक है। और हम लोग इस पर बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो मूल है, ठीक है ना, इस संसार का जो मूल है यानी जो कोर है ना, वो एक्चुअल में फिजिकल है ही नहीं, वो एक तरह से वर्चुअल है, ठीक है। और बस उसी अवस्था में
तो एक तरह से सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक वर्चुअल अवस्था में, यानी जहाँ कोई फिजिकल नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है और कोई किसी का आकार नहीं है, वजन नहीं है, ऐसे चीज़ों से या ऐसी अवस्था में बड़े बड़े रिसर्च हो रहे थे, ठीक है ना। जो आज का आधुनिक युग का जो मिसाइल है, वो समझिए कि उस समय मिसाइल जो बनते थे जिसको प्रक्षेपास्त्र वगैरह कहा जाता था, ब्रह्मास्त्र वगैरह, तो हालांकि आज के साइंटिस्ट लोग जो हैं आधुनिक सोच वाले तो उसको काल्पनिक बताते हैं, लेकिन वो काल्पनिक है नहीं, क्योंकि वहाँ तक सोच ही नहीं ना पा रहे हैं वो। तो समझ लीजिए कि वो डेवलपमेंट, जो चिंतन का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था कि उस चिंतन से जो मंत्र बनता था, ठीक है ना, जो मंत्र का निर्माण वो लोग करते थे, यानी मंत्र का यूज क्या होता था कि अंदर चिंतन से जो सॉल्यूशन निकला ना, वो मंत्र के रूप में निकलता था। और उस मंत्र को सही लय में, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण जो है ना एक तरह से कहिए गाया जाता था, एक लय होता था, एक रिदम होता था, तो उस सही सिस्टमेटिक सही लय में किसी तीर धनुष की लड़ाई होती थी, किसी तीर पे उस मंत्र को पढ़ा जाता था, तो समझ लीजिए कि वो अब तीर ही बन जाता था, मिसाइल तीर ही बन जाता था, प्रक्षेपास्त्र। तो अभी के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, आधुनिक विचार वाले हैं, चूँकि इस तरह का तो सोचते भी नहीं है, खोज भी नहीं करते हैं, तो उनको भारी काल्पनिक लगता है, बोला ये पागल हो गया है लोग, क्या क्या बोले जा रहा है कि मंत्र पढ़ेगा तो तीर मिसाइल बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा था। अरे अभी नहीं मान रहे हैं लोग, लेकिन आने वाले समय में इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इनको मनवाने के लिए ही ये कंप्यूटर सिस्टम है अभी। क्योंकि मैं कंप्यूटर फील्ड का आदमी हूँ, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो चिंतन पद्धति था, हमारे जो ऋषि मुनियों का डेवलपमेंट था, ठीक है ना, जो आज के नए शब्द में गढ़ा गया है थॉट एक्सपेरिमेंट, तो वो काफ़ी उन्नत था और काफ़ी सटीक था, काफ़ी कारगर था, काफ़ी कोर था। तो कंप्यूटर इस चीज़ को प्रूव कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर का भी जो फंक्शन है ना, मोटा मोटी यही है। कंप्यूटर में क्या हो रहा है, बाहर तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रहा है, लेकिन अंदर जो है ना, एक तरह से कहिए कि एनर्जी का मूवमेंट चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के मूवमेंट से ही तो सारी प्रक्रिया हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस कहिए, एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि तार में जो बिजली चलता है, बिजली यानी पावर, तो वो पावर जो है आप पकड़ सकते हैं क्या, उसका ना कोई वजन है ना कोई आकार है, ठीक है ना। तो कुछ उस तरह के फॉर्मेट में रिसर्च, मतलब उस तरह के फॉर्मेट में जो कंप्यूटर में हो रहा है ना, तो कंप्यूटर कुछ इसी तरह का मिलता जुलता हमारे ऋषि मुनियों के मस्तिष्क में, यानी उनके अंदर, आत्मा में या कहीं भी अंदर वो रिसर्च होता था, और उससे जो मंत्र निकलता था, मंत्र बनता था, उस मंत्र को पढ़ने से भी एक खास ऊर्जा पैदा होता था, खास एनर्जी पैदा होता था। लेकिन शर्त यह था कि मंत्रों का उच्चारण, लय वगैरह सही होना चाहिए। आज भी कई लोग, जानकार लोग हैं, उनका कहना है कि मंत्र केवल पढ़ देने से नहीं होता है, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, ठीक है ना, और उसका लय भी सही होना चाहिए, तभी वो प्रभाव आपको पड़ेगा। अगर थोड़ा भी बहुत गलत इधर उधर करेंगे तो कुप्रभाव भी पड़ सकता है। ये आज भी लोग मानते हैं जो जानकार हैं मंत्रों के। तो सोचिए, ये था हमारे प्राचीन समय का डेवलपमेंट या साइंटिस्टों का जो काम था, कुछ इस तरह का था। अब इतना हाई लेवल का है, इतना हाई लेवल का है कि आज के जो साइंटिस्ट हैं उनके तो पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए जम करके जो है वो लोग इसका विरोध करते हैं, और भारतीय संस्कृति को तो समझते ही नहीं है। आज आप जिसको नहीं समझिएगा ना, उसको आप विश्वास नहीं कीजिएगा। जैसे भगवान को समझ में नहीं करते तो भगवान को आप विश्वास ही नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह का स्थिति है आज के आधुनिकता का। लेकिन हमारा मानना है, मेरा विश्वास है कि मेरे जीवन में हो या ना हो, लेकिन कंप्यूटर जो है, क्योंकि सब कुछ तो हम लोग को पता है कि सब कुछ तो ईश्वर के ही कारण हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो ये कंप्यूटर का डेवलपमेंट भी मेरे ख्याल से इसीलिए हुआ है कि अभी तो मान लीजिए आपका ये बाइनरी वाला कंप्यूटर चल रहा है, बाइनरी कॉन्सेप्ट वाला, तो धीरे धीरे जो है क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, और क्वांटम का तो आधार ही है, ठीक है ना, कि एनर्जी फॉर्मेट में वो स्ट्रिंग थ्योरी, जहाँ पे कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस जैसा लगता नहीं है। तो समझ लीजिए कि कंप्यूटर एक न एक दिन ये साबित कर देगा कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय प्राचीन संस्कृति में जो ऋषि मुनि अपने मन मस्तिष्क में जो रिसर्च किया करते थे, थॉट एक्सपेरिमेंट किया करते थे, वो सिमिलर टू क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के ही हिसाब से मिलता जुलता कुछ था, ठीक है ना। और साबित तो होना ही होना है, क्योंकि कंप्यूटर तो आ ही गया। अब मैं एक बात और बताता हूँ कि थोड़ा इसका एक हल्का मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ ये थॉट एक्सपेरिमेंट का। क्योंकि देखिए, विश्व में
आज भी हम लोग मानते हैं कि अलग अलग बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, जैसे स्टीफन हॉकिंस वगैरह। हालांकि स्टीफन हॉकिंस को मैं कोई पहले मानता था, लेकिन बाद में उनको बहुत पढ़ा तो पता चला कि वो कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे। एक्चुअल में आज भी माना जाता है कि सबसे बड़े साइंटिस्ट वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का जितना भी डेवलपमेंट था मैक्सिमम, वो थॉट एक्सपेरिमेंट ही था। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, ठीक है ना। और निर्विवाद रूप से वो भारतीय संस्कृति का भी इज्जत करते थे, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, इधर उधर से सुना है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो भारतीय संस्कृति की इज्जत करते थे, ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के थे साइंटिस्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, पता नहीं क्या, धीरे धीरे साइंटिस्ट सब जो थे ना वो बहकते चले गए। उसमें तो स्टीफन हॉकिंस तो जम के बहके, वो तो ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। तो अब अंदाज़ा कर लीजिए कि स्टीफन हॉकिंस महान थे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन महान थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ज़्यादातर रिसर्च थॉट एक्सपेरिमेंट से किया था। और बाद में क्या हुआ, उनके मरने के बाद उनके थॉट एक्सपेरिमेंट से जो थ्योरी निकला था, जिसको मैं ऋषि मुनियों का एक तरह से मंत्र समझूं। आइंस्टाइन का जो भी थ्योरी था, जो सिद्धांत था, उसको आप मंत्र समझिए। अब उस थ्योरी और सिद्धांत पर बाद में जो है ना रियल प्रैक्टिकल किया गया तो 100% सब सही पाया गया। यहाँ तक कि लाइट का स्पीड वगैरह के बारे में भी जो उन्होंने कैलकुलेशन दिया था, वो सब भी या लाइट के बारे में, टाइम के बारे में जितना भी था उनका प्रेडिक्शन, वो सारा का सारा जो है आज सही साबित हो रहा है। और बहुत सारी है जो कि अभी तक प्रयोग नहीं हो पाया है, ठीक है ना। जैसे टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को भी आइंस्टाइन ने नकारा नहीं था, ठीक है। उनका कहना था कि समय में आगे पीछे जाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी उतना डेवलपमेंट नहीं करेगा, कंप्यूटर इसमें भी करेगा, उसका भी सॉल्यूशन एक ना एक दिन निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आइंस्टाइन ने आज के युग में, आधुनिक युग में ये लोगों को भरोसा दिलाया है कि थॉट एक्सपेरिमेंट भी कोई चीज़ है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट का प्रक्रिया है, जिसमें किसी तरह के कोई फिजिकल, ठीक है ना, इक्विपमेंट, लैब की कोई आवश्यकता नहीं है। और एग्जैक्ट यही थॉट एक्सपेरिमेंट हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। और उससे उन्होंने जो जो डेवलपमेंट किया था, एरोप्लेन बनना हो, पुष्पक विमान हो या प्रक्षेपास्त्र वगैरह हो, बहुत सारे हैं। अब इस पर इतना ज़्यादा बोलने की क्या आवश्यकता है। या शॉर्ट में आप ऐसा कहिए कि आज का जो साइंस जितना डेवलपमेंट किया है, इससे करोड़ों गुना ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे ऋषि मुनि के समय में हो चुका था, जिसको हम लोग अलग अलग युग के नाम से पढ़ते हैं। राम का समय, कृष्ण का समय, ठीक है ना, वैदिक युग वगैरह वगैरह। तो सबको तो हमारे जो विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया ना, कुछ तो रहने नहीं दिया, सारे ग्रंथ को जला दिया। तो सब साजिश था ना, यही सब साजिश था कि इनके ग्रंथों को, सब कुछ को जला दो तो अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। हालांकि होशियार थे ये लोग, पश्चिमी जो वैज्ञानिक वगैरह थे, काफ़ी होशियार थे, इसलिए कि उन्होंने जलाया लेकिन उसकी मूल प्रति को चुरा के ले गए, ठीक है ना। हमारे शास्त्र पुराण को चुरा के लिए गए भारत से, उसको ट्रांसलेट करवाया अपने भाषा में, और फिर उसको पढ़ने के बाद ही उन लोगों ने भी डेवलपमेंट किया। हालांकि मूल चीज़ नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ थ्योरी उन लोगों ने पकड़ लिया। और पकड़ लेने के बाद उन्होंने यहाँ तक कि एटम बम भी जो बना है, उसके पीछे भी हमारी भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव है, ठीक है ना। तो और लगभग सारा, आप राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन बनाया, ठीक है ना। अब देखिए पुष्पक विमान जो था कुबेर का रावण के समय में, या उस समय सारे लोगों के पास पुष्पक विमान थे, सारे देवता उसी से चलते थे, ठीक है ना। ऋषि मुनि जो थे या लोग जो थे उस समय के, एक जगह पे गायब हो जाते थे और कहीं दूसरे जगह प्रकट हो जाते थे। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह का कुछ उदाहरण है, ठीक है ना, जिसकी कोई गति की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो चिंतन पद्धति था प्राचीन समय में, और जो डेवलपमेंट था, वो काफ़ी उन्नत था, काफ़ी एडवांस था। अब उस मुकाम तक दोबारा से घूम के पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच का जो संक्रमण काल था, ठीक है ना, जो ये तथाकथित मलेच्छ वगैरह या जो नहीं है इस संस्कृति के लोग, उन्होंने जलन से, दुष्टता से सबको नष्ट किया है। तो पुनः स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो उस तरह की शिक्षा पद्धति को लाना पड़ेगा। हालांकि
हमारे देश में तो नई शिक्षा नीति आई है, और मैं इधर काफ़ी न्यूज़ में भी देखा, कई लोग वैदिक शिक्षण संस्थान वगैरह की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लोग लगे हुए हैं, तो प्रक्रिया शुरू हो गया है कि सबसे पहले देखिए शिक्षा पद्धति को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो शिक्षा पद्धति है वो कभी भी उस मुकाम तक आपको नहीं ले जा सकता। अभी की शिक्षा पद्धति जो है वो सब पश्चिमी शिक्षा पद्धति का ही नकल है, ठीक है ना। और उसमें फिर उन्हीं लोग के जैसा सोच बनता चले जा रहा है। आज बहुत अफसोस लगता है, मैं टीचर हूँ, तो जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों का मेंटलिटी को देखता हूँ, तो बहुत अफसोस लगता है कि ये जो इस टाइप की शिक्षा सब ले रहे हैं तो कितने सब खराब होते चले जा रहे हैं। और जब इस तरह की शिक्षा पद्धति से हमारे युवा खराब हो रहे हैं, ठीक है ना, पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनका जो मस्तिष्क है ना उनके जैसा होते जा रहा है जिन्होंने ये शिक्षा पद्धति थोपा है। तो स्वाभाविक बात है कि हमारी संस्कृति की पुनः स्थापना होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इसके लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा, हमारे शिक्षा का जो सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे सिलेबस को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट को भी बदलना पड़ेगा, और तभी जा कर के जो है पुनः हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है, हमारा जो सिस्टम था वो फिर से स्थापित हो पाएगा, और तभी जा कर के हम कह सकते हैं कि विश्वगुरु बनेंगे। तो आशा है, अब देखते हैं कि कब होगा, लेकिन हम लोग के समय में हो ना हो, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है ना। धन्यवाद।